there are many example of TIR, total internal reflection, like the formation of mirage. Mirage का formation आपने देखा होगा. Mirage मतलब क्या होता है? आप देखोगे कभी-कभी डस्ट एरिया में जाओगे जहाँ पे बालू रेत वाला होता है, डस्ट एरियाज में आपको किसी न किसी प्लांट का आपको अपोजिट उसका इमेज दिखाई देगा. तो इससे आपको एक अपीयर होगा वाटर कलेक्शन का, मतलब पॉन्ड्स का फीलिंग्स आएगी. एंड दैट इज द हाइपोथेटिकल. देयर आर नो पॉन्ड्स इज एग्जिस्टिंग एट क्लोज टू द ट्री. अगर आप किसी रेगिस्तान में दूर देखोगे एक पेड़ को, तो पेड़ के नीचे आपको उल्टा पेड़ दिखेगा. इससे तुम्हें क्या लगेगा कि वहाँ पानी है. जैसे पानी में दिखता है, देखो क्या पेड़ के सामने अगर तालाब रहे तो पेड़ का उल्टा दिखता है कि नहीं दिखता है, ऐसा आपको वहाँ भी दिखेगा. जिससे आप लगेगा कि वहाँ पे क्या है, वाटर्स के कलेक्शंस है, पॉन्ड्स है या सी है. लेकिन ऐसा होगा नहीं. दैट इज द मिरेज. इट इज कॉल्ड द मिरेज. मिरेज इज द हाइपोथेटिकल थॉट. इट इज नॉट रियली एग्जिस्ट इन द नेचर. ऐसा आपने रोड पे अक्सर देखा होगा. रोड पे दूर देखोगे ना, वहाँ आपको मिरेज का फॉर्मेशन दिखेगा. वहाँ पे वाटर का फीलिंग आएगी, बट वाटर होता नहीं है. एंड इट इज व्हाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये एयर्स के कई लेयर्स होने की वजह से उसमें TIRs होते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रिजल्ट है तो वहाँ मिरेज का फॉर्मेशन हो जाता है. द शाइनिंग ऑफ डायमंड. डायमंड की जो ब्राइटनेस होती है उसका जो रीजन है वो क्या है, TIR. जो भी लाइट रे डायमंड के अंदर इंटर्स होता है, अंदर जाता है, वो TIR होने की वजह से बाहर निकल नहीं पाता. तो वहाँ भी TIR रीजन से ही आपकी शाइनिंग हो पाती है. आपने ऑप्टिकल फाइबर्स देखे होंगे. ऑप्टिकल फाइबर्स मतलब वही मेला वाला, वो लाइट स्टैंड, ये नीचे बल्ब जलता है, ऊपर इट्स ग्लो करते हैं पॉइंट्स. देखो तो लगता है कि वहाँ पे बल्ब लगा छोटा छोटा, बट ऐसा होता है नहीं. वो लाइट उसी के फाइबर्स में, फाइबर्स ऐसे रहते हैं पतले पतले. अब उसमें लाइट जब एंट्री करती है उसमें TIR होता है. TIR होने की वजह से वो बाहर निकल पाता है नहीं. और वो कहाँ जाके निकलेगा, इंड पे. तो इंड आपका एकदम ग्लो करेगा. तो लगेगा बल्ब तो यहाँ जल रहा है, लेकिन तुम्हें लगेगा यहाँ, क्योंकि लाइट वहीं से निकल रही है. जहाँ से लाइट निकलेगी तुम्हें तो वही लगेगा ना. जहाँ से लाइट निकलेगी तुम्हें तो वही लगेगा ना कि बल्ब वहीं जल रहा है. क्या समझता है? तो शाइनिंग ऑफ डायमंड, formation of mirage, optical fibers also acts on the basis of TIR, total internal reflection. What is the total internal reflection? When angle of incidence is greater than critical angle, then it light not goes in the rarer medium, but it comes back in denser medium, and phenomena of the light is called total internal reflection. जब आपका आई का एंगल बढ़ जाएगा C से, जब भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से डेंसर मीडियम में, तब आपकी लाइट रेयर मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि कम बैक हो जाएगी, लौट जाएगी. और उस इवेंट को आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. चीजें समझ आ रही, क्लियर नहीं है? अब आते हैं हम लोग ह्यूमन आइज. थोड़ा सा ह्यूमन आइज के बारे में जान लेते हैं. वो ये सब समझने वाले टॉपिक्स हैं. बाकी हम आपको नोट्स देते हैं, उस नोट में कायदे पूरा लिखा हुआ है. आप वहाँ पढ़ोगे तो आपको चीज़ें क्लियरिटी आने लगेगी कि हम क्या चीज़ों को समझ पा रहे हैं. ह्यूमन आइज क्या होता है? आइज क्या है ये? आप नहीं, इसको क्या बोलते हैं? सेंसेस. सेंस ऑर्गन या सेंसेस हम कहते हैं. बॉडी सेंसेस कहते हैं ना. आपको तो पहले यही जानना है कि आइज इज द सेंस ऑर्गन फॉर ह्यूमन बॉडीज. ह्यूमन बॉडीज के लिए सेंस ऑर्गन को हमको बचपन में पढ़ाया जाता है, जिसमें आईज, स्केल, ईयर्स, टंग्स, नोज आते हैं. लेकिन इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो आईज भी उसी कैटेगरी में अवेलेबल है. आईज हेल्प टू सी एनी ऑब्जेक्ट. आप हमें क्या करता है, सुनने में मदद करता है, सुनने में नहीं बल्कि वो देखने में मदद करता है. तो आइज इज पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प टू सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड मी. हम लोग अपने चारों तरफ, हमारे चारों तरफ की वस्तुओं को देखने में मदद करता है. तो आज के बारे में जो तुम जानते हो बायोलॉजिकल टर्म में, वो चीजें बता सकते हो ह्यूमन आइज में. ह्यूमन आइज इज फॉर्म बाय मसल्स एंड सेल्स. प्लास्टिक से बना है, किससे बना है? मसल्स एंड सेल्स. तो जो हमारे बॉडीज के सेल्स हैं और मसल्स हैं उसी से बना हुआ. उसमें कुछ लिक्विड्स भी हैं जिसमें
आप लोग प्लाज्मा में क्या बोलते हो? Yes. हाँ, वो सब भी है, उन चीजों को भी आप बता सकते हो। तो बायोलॉजी के जितने टर्म है आप ह्यूमन भी बता सकते हो, बट अब आपने जो सब फिजिकल टर्म है, आप क्या फिजिक्स के नेचर से बताओगे? इट इज अ नेचुरल कन्वेक्स लेंस। हमारी आइज क्या है? नेचुरल कन्वेक्स लेंस। ये आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियल आइज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ये कैसा है? नेचुरल है। और क्या है? कन्वेक्स लेंस। क्या है? कन्वेक्स लेंस है। तो हम पूरी चीजों को जो बता लेंगे कि ह्यूमन आइज इज सेंस ऑर्गन्स, इट हेल्प्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड मी या आवर्स, एटमॉस्फेयर्स। एंड सेकंड बताएंगे कि ह्यूमन आइज इज फॉर्म्ड बाय सेल्स एंड मसल्स। ये जब बायोलॉजिकल टर्म्स हम 2-3 लाइन लिख देते हैं, बताना चाहो तो बताओ, तो नहीं बताओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर हम आगे बताना स्टार्ट करते हैं कि इट इज ए नेचुरल कन्वेक्स लेंस एंड इट मैनेज इट्स फोकस एज रिक्वायर्ड, एज नीडेड। हमारी आपकी सबसे बड़ी कैपेसिटी होती है कि ये अपने फोकस को मैनेज कर लेता है। और कोई आर्टिफिशियल जो लेंसेज होते हैं उनकी फोकस मैनेज, जैसे आप एक लेंस ले आए और इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है और वो ग्लास का है, क्या उसको दबा के छोटा कर पाओगे या उसको खींच के बड़ा कर पाओगे? नहीं। मतलब वो फोकल लेंथ का जितने का आपके लेंस तैयार हो जा रहा है आर्टिफिशियल ग्लास के थ्रू, वो कम ज्यादा नहीं हो पाता है। बट जो हमारे आईज में लेंस है, जो नेचुरल लेंसेज है, ये कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को हम मैनेज कर पाते हैं। और इस पावर को क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन पावर, या ऐसे में बोलते हैं पावर अकोमोडेशन, अकोमोडेशन पावर बोलते हैं। वो हमारी बॉडीज के अंदर होते हैं, वो भी हम लोग के यंग एज में ज्यादा होता है। जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज करती है, हमारे मसल्स लूज हो जाते हैं, तो वो पावर हमारी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है और उसमें हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। आज यही होता है कि यंग एज में हम लोग हर चीज को बहुत ही क्लियरिटी से ऑब्जर्व कर ले जाते हैं, बहुत क्लियरिटी से उसको देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों की जो मसल्स है वो भी बहुत एनर्जिक है, बहुत ही फ्रेश है, और इस कंडीशन में वो अपने फोकल लेंथ को मैनेज कर लेता है। जब उसे कम करना होता है तो कम कर लेता है, जब बढ़ाना होता है तो बढ़ा लेता है। इस पावर को अपने आंख के फोकस को, मतलब अपने आईज लेंस के फोकल लेंथ को कम और ज्यादा करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को अकोमोडेशन पावर बोलते हैं। और वो पावर हर इंसान के अंदर होता है। बट ये पावर धीरे धीरे इंक्रीज करने के बाद, यंग होने के बाद, ओल्ड होते होते क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। और इन ओल्ड स्टेज we lost our accommodation power of eye and you not change or manage your focal length of eyes as needed. जब आप बूढ़े होते हो, आपकी ओल्ड एज आती है, तब वो आपकी पावर लॉस हो चुकी होती है, आपके अंदर वो पावर नहीं होता है। आप अपने आँख की फोकल लेंथ को ना तो घटा पाते हो और ना बढ़ा पाते हो। क्यों नहीं बढ़ा पाते? क्योंकि उस समय हमारी जो मसल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। अभी तो मसल्स टाइट है ना। जैसा आपने देखा होगा, हम लोग के पास एक बुलेट अगर देखा जाए, बुलेट जब फ्रेश होता है तो बहुत बेहतरीन उसमें इलास्टिसिटी होती है, बहुत अच्छे से। स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग बहुत बेहतर होता है। स्टैंड आपने देखा होगा, साइकिल और बाइक का स्टैंड, स्प्रिंग जब बहुत अच्छा होता है तो स्टैंड बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जब स्प्रिंग लूज हो जाती है तब जब उसको इधर करोगे तो इधर चला जाएगा, इधर करोगे तो इधर चला जाएगा, क्यों? लूज हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है। हमारे ही बॉडी की अकोमोडेशन पावर भी टाइम के साथ क्या होती है? लूज होती है, खत्म होती है, जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज करते हैं। और जब वो खत्म हो जाता है, आपने कभी मैनेज करते देखा है, जब हमें नजदीक की चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, वेरी नियरेस्ट चीजों को नजदीक ऑब्जर्व करना होता है, तो हमारी आंखें अपने पलक के साथ उसको दबाती है। आपने देखो लोगों को आंख बंद करके देखते समय, और जब नहीं दिखता है तो ऐसे करके देखते हैं। ऐसे देखने का मतलब एक आंख तो पूरा दबा देते हैं और एक आंख थोड़ा खोल के देखेंगे जब नहीं दिखता। ये क्या करते हैं? आंख दबा के अक्सर बढ़ई को देखा, बढ़ई जो लकड़ी कारपेंटर का काम करते हैं, ऐसे करके वो जो आंखें बंद करते हैं ना, आंखें बंद करने से वो करते क्या है? अपने आंख की फोकल लेंथ को कम करते हैं, जिससे उन्हें नियरेस्ट चीजें जो होती है वो अच्छे से विजुअलाइज होती है। लेकिन जब उन्हें दूर की चीजों को देखना होता था, फोकल लेंथ को बढ़ाते हैं, इसको टाइट कर देते हैं, और उससे भाव को चढ़ा के देखना, मतलब अपने आंखों को टाइट करके देखते हैं ताकि हमारी लेंस थोड़ी सी क्या हो जाए? फोकल लेंथ को इंक्रीज कर ले। ये कैसे सेटअप है ये भी आप देख लो हमारे आईज में। इसमें तो आपका व्हाइट वाले पार्ट में ब्लैक वाला लेंस है, आपने ये आपकी आई लेंस है और ये अपना बेस होता है जिसमें वो काम करता है। और ये चीजें जो होती है ये
ये आपके मसल्स की इस ऑर्बिट होती है। अभी बायोलॉजी का फिगर बनाओगे तो जाते हो, कहाँ बनाएंगे? बायोलॉजी पढ़ो कहीं जाके, बायोलॉजी जाके क्या करेंगे? ऐसा देखो आप, ये आपकी स्ट्रक्चर में देखोगे तो बेसिकली ये होता है, ये जो वाइट्स होते हैं उसी वाइट्स पे आपकी आईलेंस फंसी होती है, और ये जब खींचता है टाइट होती है तो आपकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और जब ये दबाता है तब फोकल लेंथ घटती है। और हमारी ये मसल्स जब तक इलास्टिक होते हैं, जब तक एनर्जिक होते हैं, यंग एज होता है, तब तक ये बहुत बेहतर काम करता है। तो अपने दूर की चीजों को देखने के लिए फोकल लेंथ बढ़ा लेता है, और नजदीक की चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए फोकल लेंथ घटा लेता है, जिससे हमें फॉर एंड नियर दोनों के ऑब्जेक्ट अच्छे से विजुअलाइज होते हैं, क्लियरली विजुअलाइज होते हैं। बट जब हमारी ओल्ड एज आती है तो हम अपने अकोमोडेशन पावर को लॉस कर चुके होते हैं, तो दूसरे समय हमारी ये मसल्स क्या हो चुकी होती है, लूज हो जाती है। लूज हो जाती है तो उसमें इलास्टिसिटी नहीं बचती है, ना वो दबा ही पाता है और ना बढ़ा ही पाता है, और इस तरह ना तो हमें नजदीक का हिसाब दिखता है, क्लियर दिखता है, और ना ही दूर का। फिर उसको हम रिमूव करने के लिए, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम लोग क्या यूज करने लगते हैं, ग्लासेस। आप लेंसेज यूज करने लगते हो, और उसमें लेंसेज में हम लोग आई डिफेक्ट्स को भी पढ़ते हैं। आपको पता होगा हमारे आई डिफेक्ट्स में कौन कौन आते हैं, डियर साइटनेस, तो आप उसमें एक को डियर साइटनेस बोलते हो, एक को फार साइटनेस बोलते हो। डियर साइटनेस मतलब जिसमें नजदीक की चीजें साफ दिखाई देती हो लेकिन दूर की चीजों में प्रॉब्लम हो, मतलब व्हेन वी ऑब्जर्व द वेरी क्लियरली टू द वेरी, क्या हुआ, नहीं सर, नाइट ब्लाइंडनेस वाला चीज होती है, उसको तो रतौंधी कहते हैं। वो तो आपको विटामिन सी की डिफिशियंसी से हमारी बॉडी में क्रिएट होता है। नाइट ब्लाइंडनेस नॉट रिलेटेड टू द ऑप्टिक्स, इट इज बॉडी कलर डिसीज, कलर कलर ब्लाइंडनेस यहाँ से, वो भी एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। कलर ब्लाइंडनेस इज जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक डिसीज दैट मूव्स father to son and continuous, and in which color blindness, what is the color blindness, when we not differentiate between the green and red lights simultaneous, then we suffered from the color blindness। अगर आप हरे और लाल को एक ही टाइम में सही से नहीं पहचान पा रहे हो, एक टाइम में दो लाइट दे दिया जा रहा है और कौन हरा और कौन लाल, ये चीजें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो साइमल्टेनियस स्पीड में, तो आप किससे सफर कर रहे हो, कलर ब्लाइंडनेस से, जिसको हिंदी में वर्णभानता कहते हैं। और ये चीजें भी जेनेटिक होती है। ऐसा करके रेलवे में जॉब लेते समय आपकी आंख की चेकअप की जाती है, और उस समय अगर कलर ब्लाइंडनेस का एक ही परसेंटेज मिल गया तो आप इतने बड़े पोस्ट पे जा रहे हो, आपको वहाँ पे चयन नहीं किया जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेलवे में कलर ब्लाइंडनेस भी चेक होता है। इंडिकेटर से काम करती है हमारी रेलवे सिस्टम, पता चला सिग्नल गिरा है, रेड लाइट जल रही है, तुम्हें ग्रीन दिख गया, गाड़ी लेके चले गए, क्रॉस हो जाएगा, पूरा कई लोगों की जान खतरे में डालोगे। तो सबसे पहले नहीं, और एज जब बढ़ जाती है, जैसे आप मान लीजिए ड्राइवर के जॉब में आ गए तो आप भी यंग एज में वो आपने चेक कराया, तो हर साल उसकी चेक होगी, हर एक साल बाद कलर ब्लाइंडनेस हर रेलवे के कर्मचारी का चेक किया जाता है कि वो इंडिकेटर्स को सही से पहचान पा रहा है कि नहीं, एंड इट इज द जेनेटिक डिसीज। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस बोल रहे हो वो तो विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है हमारी बॉडी में, तब वो डिसीज क्रिएट होता है, वो जेनेटिक नहीं है। आपके अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी आ रही है, कमी आ रही है, तो आप उससे सफर करोगे, आपको रात में चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। रात में नहीं मतलब कम लाइट में, रतौंधी का मतलब ये नहीं होता कि रात में नहीं दिखाई देगा, कम लाइट में तुम्हें नहीं दिखाई देगा, और अधिक ज्यादा लाइट में भी नहीं दिखाई देगा। मतलब जैसा हम लोग रात में थोड़ा हम लोगों से ज्यादा कौन देख सकता है रात में, बिल्ली, उल्लू को तो रात पूरा दिखता है, उसको तो छोड़ो, बिल्ली भी हम लोगों से रात में ज्यादा देखती है, उसको कम लाइट में भी वो देख सकती है, और उल्लू को दिन में क्यों नहीं दिखता, क्योंकि लाइट ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में हो जाती है, इसलिए वो जैसे आप लोग ज्यादा लाइट को देख पाते हैं। कभी देखे हो बिल्डिंग करने वाले को, जब बिल्डिंग करता है वहां से जो हाई इंटेंसिटी की लाइट निकलती है उसे हम देखते हैं, कभी देख पाते हैं। जिस तरह हम अभी फील कर रहे हैं ऐसे उल्लू दिन में फील करता है, तो उल्लू के लिए यही लाइट बहुत ज्यादा हो जा रही है, इसलिए वो इसको क्या कर नहीं पा रहा है, सर्व नहीं कर पा रहा है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो वो कम लाइट को ढूंढता है, और रात में उसे कम लाइट मिलती है, इसलिए उसको इजीली देख सकता है। और हम लोग को कम लाइट में जब ना दिखे, थोड़ा सा मिनिमम इंटेंसिटी में ना दिखे, तो उसी डिसीज को क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस।
इसका वजह क्या है? विटामिन ए की कमी, बॉडी में विटामिन ए का डिफिशियंसी होना, उसकी कमी हो जाना। और कलर ब्लाइंडनेस आप जाने तो एक क्या बोले हो, नियर साइटनेस और फार साइटनेस, जिसको आप नजदीक वाले का प्रॉब्लम बोलते हो, जिसमें आप दूर की चीजों को बेहतर ऑब्जर्व कर सको, दूर की चीजों को बेहतर ऑब्जर्व करो, लेकिन नजदीक के चीजों को बेहतर ना ऑब्जर्व कर पाओ, तो ऐसे कंडीशन में आपको फार साइटनेस होता है। या देखने में उल्टा लगता है, फार मतलब दूर होता है, फार साइटनेस का मतलब दूर का प्रॉब्लम, लेकिन दूर का प्रॉब्लम नहीं है। फार साइटनेस में आपको दूर का अच्छा दिखेगा, नजदीक का दिक्कत है, मतलब नजदीक जो क्लोज होंगे, नियर के ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो आपको क्लियरली विजुअलाइज नहीं होंगे। सेकेंड क्या होता है? नियर साइटनेस, हाँ, मायोपिया जिसको बोलते हो। तो अगर हम नियर साइटनेस की बात करें, नियर साइटनेस मतलब नजदीक का प्रॉब्लम, लेकिन नजदीक के प्रॉब्लम में ये नजदीक नहीं बोलता है। नियर साइटनेस में आपको दूर का प्रॉब्लम होगा, मतलब जो साइटनेस होगी उस साइटनेस वाला तुम्हें बेहतर दिखेगा। नियर साइटनेस में नियर के ऑब्जेक्ट बेहतर दिखेंगे, जो फॉर अवे के होंगे, दूर के होंगे, वो अच्छे नहीं दिखेंगे। और जो फार साइटनेस होगा तब दूर वाले अच्छे दिखेंगे, नजदीक वाले अच्छे नहीं दिखेंगे। और जब ये दोनों प्रॉब्लम आ जाए तब कौन क्या बोलते हैं? प्रेस मायोपिया। प्रेस मायोपिया का मतलब ये वाली जब हम पावर खो देते हैं, अकोमोडेशन पावर हमारी खत्म हो जाती है, तो ना हमें दूर बढ़िया दिखता है ना नजदीक का ही दिखता है। तो ऐसे कंडीशन में जब हमें दोनों के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ये अक्सर हमारे ओल्ड एज में आता है, सबके ओल्ड एज में अक्सर वो प्रॉब्लम सफर करने को मिलेगा। एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, बुढ़े हुए तब, उससे पहले निकल लिए तब नहीं, बुढ़े हो जाओगे तो उसमें आपको प्रेस मायोपिया आपको मिलेगा। और वो चीजें हैं उसमें आपको नियर साइटनेस और फार साइटनेस दोनों मिलेगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग जो ग्लास यूज करते हैं उसमें दोनों लेंस लगा दिए जाते हैं। यस सर। इसके ऊपर वाले पार्ट में आपका लगा दिया जाता है कनकेव, ताकि हम उससे फार साइड नियर साइटनेस को रिमूव करें। और यहाँ पे कौन सा लगाया जाता है? कन्वेक्स। और ये बुढ़े वाले चश्मे में जाके देखोगे तो ऐसे आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, एंड वो दोनों लेंसेज वाई यूज होते हैं। तो जो हमें दूर को देखना होता है तो हम ऊपर वाले से देख लेते हैं, जिससे इसके हेल्प से हम बेहतर देख पाते हैं कनकेव के थ्रू। और जब नजदीक को देखना होता था कन्वेक्स, कन्वेक्स को लेके काम कर लेते हैं, कन्वेक्स हमारा हेल्प कर देता है। अच्छा, जिसको सिर्फ नजदीक का ही प्रॉब्लम है तो कन्वेक्स लगा के काम कर लेता है, और जिसको दूर का सी प्रॉब्लम है वो कनकेव लगा के प्रॉब्लम हो लेता है। जिसको दूर को प्रॉब्लम है उसको फार साइटनेस कहते हैं, और जिसको नजदीक का प्रॉब्लम है उसे सॉरी, जिसको दूर को प्रॉब्लम है उसको नियर साइटनेस कहते हैं, और जिसको नजदीक का प्रॉब्लम है उसको फार साइटनेस कहते हैं। उल्टा काम पड़ जाता है। और दूसरा फैक्ट है कि आपको उसको रिमूव करने के लिए लेंसेज यूज करने होते हैं। जब आप फार साइटनेस को रिमूव करना चाहते हो, उसके ट्रीटमेंट करना चाहते हो, तो फार के लिए आपको कन्वेक्स यूज करना पड़ेगा। और जब नियर साइटनेस को अगर रिमूव करना चाहते हो तो आपको कनकेव यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाए तो ये आएगा ओल्ड एज में, जब आप अपने अकोमोडेशन पावर को लॉस कर चुके होंगे, तब दूर और नजदीक में दोनों में प्रॉब्लम आएगा। और डेट इज कॉल्ड प्रेस मायोपिया। हाइपर तो इसको बोलते हैं, एक पहला किसका क्या होता है? हाइपोमायोपिया। अरे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। एक होता है क्या, पहला क्या बोलते हैं? मायोपिया, जिसको नियर साइटनेस कहते हैं। मायोपिया मतलब नियर साइटनेस। मायोपिया में नियर साइटनेस, नियर साइटनेस का मतलब नियर का ठीक ठाक है, प्रॉब्लम है दूर का। और दूसरा क्या बोलते हो? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो है वो कौन सा साइटनेस है? फार साइटनेस। नजदीक का नहीं। अब फार साइटनेस जब हो जाएगा तो नजदीक का प्रॉब्लम है, दूर का साफ दिखेगा। इसको रिमूव करने के लिए कन्वेक्स और इसको रिमूव करने के लिए कनकेव। बट आपके जो दोनों प्रॉब्लम है था उसे क्या बोलोगे? प्रेस मायोपिया। प्रेस मायोपिया कब होगा? जब हम अकोमोडेशन पावर को लॉस कर देंगे ओल्ड एज में, तब हमें हो जाएगा, तब दूर और नजदीक दोनों का प्रॉब्लम तैयार हो जाएगा। और दोनों को रिमूव करने के लिए साइमल्टेनियस एक साथ हम क्या यूज करेंगे? स्पेक्ट्रम्स, चश्मे करवाएंगे, उसमें दोनों लेंस लगा के तो हम यूज कर पाते हैं। ये चीजें तो आपको होगी। नेक्स्ट आपको रिफ्रैक्टिव में जो अगला चीज जानना होता है वो जानना होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको भी थोड़ा सा समझ लो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या चीज होती है? द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस दैट एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे जो लाइट से चलता है उसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक डिवाइस।
जितना भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो सब क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो जो भी ऑप्टिक्स के बेस पे काम करती है, जो ऑप्टिक्स लॉ के अकॉर्डिंग हैंडल किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं, और ब्रिज में आल्सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंसेस, मिरर्स, ये सब क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड वी सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स बाय हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम अपने लाइफ के बहुत से प्रॉब्लम को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है कि सबसे स्मॉल चीजों को देखना। जो पार्टिकल्स वेरी स्मॉल होते हैं उन्हें ऑब्जर्व हम लोग आंख से नहीं कर पाते, और उन्हें देखने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसका नाम रखा गया है माइक्रोस्कोप। माइक्रो चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए जिस भी हम डिवाइस का यूज करते हैं वो क्या होता है, माइक्रोस्कोप। और दूसरा टेलीस्कोप, जो मच अवे होता है, बहुत दूर होता है, उसको देखने के लिए हम यूज करने लगते हैं, तो उस डिवाइस का नाम क्या हुआ है, टेलीस्कोप। तो पहले नंबर तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आपको जानना होगा। देयर आर टू इंपॉर्टेंट डिवाइसेस दैट दे यूज इन ह्यूमन डेली लाइफ एंड सॉल्व द डेली प्रॉब्लम्स। फर्स्ट माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप, दोनों के काम है साइड एंगल को इंक्रीज करना। किसको, साइड एंगल। हमारे चीजों को ऑब्जर्व करने में आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो डिपेंड करता है उसके साइड एंगल पे, हमारे आईज पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका आंख है और यहाँ तुम एक ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो ये ऑब्जेक्ट आपके आंख पे क्या बना रहा है, एंगल, दैट इज द साइड एंगल। अच्छा, ऑब्जेक्ट को छोटा करते चले जाए तो हमारा साइड एंगल घटेगा कि नहीं घटेगा। एक हमारी आइज की लिमिट होती है जो 0.5 डिग्री से अगर कम पड़ जाए तो हमारी आइज देखने के लिए कैपेबल नहीं है। मतलब जब ये एंगल आधे डिग्री से कम होने लगेगा, कितने डिग्री से, आधे डिग्री से, तो हमारी आंखें उसे बेहतरीन ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। अब जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रो थिंग्स होते हैं, जिनके साइड एंगल मच लेस देन 0.5, so it not observed by late eye. Then we use the microscope and clearly observe the micro things. हम माइक्रो थिंग्स को कैसे देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप को यूज करके। वो क्या करेगा, उसी साइड एंगल को बढ़ा देगा। मतलब माइक्रोस्कोप का काम क्या है, साइड एंगल को बढ़ाना। क्योंकि हम लोग बड़े साइड एंगल को देख सकते हैं। हमें एक दरवाजा क्यों दिख रहा है, डोर क्यों दिख रहा है, क्योंकि डोर का हमारे आंख पे साइड एंगल बड़ा है। अगर उसी डोर को छोटा करते चले जाओ, छोटा करते चले जाओ, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे आंखों पे डोर का इमेज नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, जब उसका एंगल इससे, लेकिन फिर भी हम अगर आगे माइक्रोस्कोप लगा ले तब हमें दिखेगा कि नहीं। अब माइक्रोस्कोप ने क्या किया, उसने साइड एंगल को इंक्रीज करा दिया, जिससे फिर दिखने लगा। तो कोई छोटी चीजें हमें नहीं दिखती है क्योंकि उनके साइड एंगल बहुत कम होते हैं। माइक्रोस्कोप उसके साइड एंगल को इंक्रीज कर देता है, जिससे वो चीजें हमें क्या होने लगती है, ऑब्जर्व होने लगती है। टेलीस्कोप का काम भी साइड एंगल होता है। जब कोई चीज नजदीक होता है, जैसे यही ऑब्जेक्ट आपके पास आंख पे है, इतना बड़ा एंगल बना रहा है कि नहीं, इसलिए आप इसको दूर कर दो, कम हो गया कि नहीं, एंगल कम हुआ कि नहीं हुआ, एंगल कम हुआ। और दूर कर देता ऑब्जेक्ट और ही एंगल कम बनाएगा। मतलब द साइड एंगल और आइज लेंस बाय नियरेस्ट ऑब्जेक्ट इज मच मोर देन फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट। आपके आंख पे बनने वाला साइड एंगल नजदीक के ऑब्जेक्ट ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, दूर के ऑब्जेक्ट में। मतलब यही मार्कर आपके आंख के नजदीक है तो ये आंख पे ज्यादा एंगल बना रहा है। यही दूर करते चले जाओगे तो एंगल क्या हो रहा है, अब यहाँ से एंगल हमारे आंख पे कम बन रहा है, अब बहुत ज्यादा बन रहा है। अब हमें क्लियर दिख रहा है, बट ये जैसे जैसे दूर करोगे हमारे आंख से साइड एंगल डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बहुत दूर चला जाएगा, 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर, तब हमें दिखेगा। कभी कभी देखोगे आसमान में कोई चीज ऐसे जाए तो दिखते 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 वो कब गायब होगा, जब उसका एंगल 0.5 से कम होने लगेगा, तब वो गायब हो जाएगा। फिर भी उसे ऑब्जर्व करने के लिए अपनी डिवाइस यूज करेंगे। टेलीस्कोप क्या करेगा,
वही एंगल को इंक्रीज करा देगा, बड़ा करा देगा, फिर हमें दिखने लगेगा। मतलब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जर्व कर पाते हैं उसका मेन जो क्राइटेरिया है वो साइड एंगल है। अगर साइड एंगल अंडर द लिमिट है, अंडर द रेंज है, तो आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। और छोटा बड़ा से नहीं मतलब है, तुम्हें बड़ा चीज दिखाई देता है छोटा चीज? मोबाइल बड़ा है कि छोटा? तो दिखाई दे तो नहीं दिखा रहा एकदम छोटा थोड़ी है, मतलब दिखाई दे रहा है ना, मोबाइल नहीं रहा है ना। अगर इसी मोबाइल को 5 किलोमीटर ऊपर लेके चले जाए, यहाँ से देखोगे तो तुम छोटा बड़ा को देख पा रहे हो या कुछ और? ये बड़ा है इसलिए दिखाई दे रहा है, ये मार्कर बड़ा है इसलिए दिखाई दे रहा है? नहीं, इसका साइड एंगल ज्यादा है इसलिए दिखाई दे रहा है। डिस्टेंस ना यही दूर चला जाएगा, इसका साइड एंगल कम हो जाएगा, यही नहीं दिखेगा। यही नहीं, ये पूरा घर, पूरा हाउस दिख रहा है ना। दिख इसलिए नहीं रहा है कि ये बड़ा है, दिख इसलिए रहा है क्योंकि इसका साइड एंगल बड़ा है। अगर यही घर को ऊपर चला जाए, 500 किलोमीटर ऊपर चला जाए और हमें यहाँ से देखना हो तो हमें नहीं दिखाई देगा। यही घर, यही हाउस तो नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी तो उतना ही साइज का है, क्योंकि उस समय क्या हुआ, साइड एंगल डाउन हो जाता है। मतलब क्या हुआ? बादल तब आएगा जब क्लाउड बादल आ जाएगा। बहुत नीचे आ रहा था सर। बादल रहेगा तब आएगा या बादल हमेशा रहता है? बादल को क्या, बादल जब बनता है तब आता है, हमेशा बादल नहीं रहेगा। अब आज बादल है, बादल होता तो बारिश होती। हम किसी चीज को हमारे पास तो समझा क्योंकि ऑप्टिक्स समझने के लिए कुछ टॉपिक में आ रहा होगा। ये बेंच आपको दिखाई देता है इसलिए नहीं कि बेंच बड़ा है, बेंच इसलिए दिखाई दे रहा है कि बेंच द्वारा जो हमारे आइज के साइड एंगल फॉर्म किया जा रहा है वो बड़ा है। यही बेंच हमें नहीं दिखाई देगा जब ये अपना एंगल क्या कर देगा, कम कर देगा, साइड एंगल को डाउन कर देगा या लेस कर देगा। इससे ये दूर चला जाएगा, अपने एंगल को कम कर देगा, तो यही हमें नहीं दिखेगा। अब हमें बताओ चींटी क्यों नहीं दिखती है? छोटी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इसलिए नहीं दिखते छोटे हैं इसलिए नहीं, बैक्टीरिया छोटे इसलिए नहीं दिखते। बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो हमारे आँख पे एंगल कम बना रहे हैं, साइड एंगल उनका कम आ रहा है, इसलिए हमारी आंखों में ऑब्जर्व। लेकिन जब माइक्रोस्कोप ले आ रहे हैं तो माइक्रोस्कोप उसके साइड एंगल को बढ़ाने का काम कर रहा है और वो बढ़ा कर दे रहा है, इससे हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपके स्किन पे पोर्स है कि नहीं, होल्स है कि नहीं, होल्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि होल्स के थ्रू जो हमारे आँख पे साइड एंगल बन रहा है वो कम है। जब आप माइक्रोस्कोप लगा रहे हैं तो माइक्रोस्कोप उसी साइड एंगल को क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जिससे वो होल्स क्लियरली आपको क्या हो रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो आपको पहले तो ये जानना होगा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ एक्ट्स द सेम रूल एंड सेम मोटो। फर्स्ट, माइक्रोस्कोप इंक्रीज द साइड एंगल फॉर द स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये छोटे ऑब्जेक्टों के साइड एंगल को बढ़ा कर देता है जिससे वो दिखाई दे सकता है। टेलीस्कोप इट आल्सो इंक्रीज द साइड एंगल फॉर फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट, दूर की चीजों को ये बड़ा कर देता है इसलिए वो दिखाई देता है। इसके कई तरह से होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इट इज ए डिवाइस ऑफ वन लेंस, वन कन्वेक्स लेंस, जिसमें एक कन्वेक्स लेंस लगा लेंस यूज होता है, सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस। ये अक्सर आपने देखा होगा, एक मेटल का रिंग होता है जिसमें हमारा ग्लास को सेट कर दिया जाता है और इसमें एक हैंडल लगा होता है। दैट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप ऑलवेज यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटल के पास होता है। और जो थोड़ा बुढ़े हो जाते हैं, मार्पी नहीं देख पाते हैं, तो काम करने लगते हैं। देखो कि इस चीज को बचपन में हम लोग खिलौने में प्रकार बॉक्स में भी बात मिलता है आपको प्लास्टिक वाला, बट बेहतर लेंस भी आपके साउंड पे के अंदर में आ जाते हैं जो ग्लास होते हैं। ये एक मेटल का रिंग होता है जिसमें आपके पास कन्वेक्स लेंस क्या होता है, टाइट किया होता है, वन कन्वेक्स लेंस। और ये इसमें अगर आप आते हो तो यहाँ जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके इमेज का फॉर्मेशन होता है। दूसरा नंबर होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
और एक, कितने लेंसेस? दो लेंसेस, मतलब एक लेंस छोटा और एक लेंस बड़ा। जो छोटा वाला है उसको ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट पीस कहते हैं, और एक आंख की तरफ रखते हैं बड़ा वाले को, जिसको आई पीस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आई पीस। तो इसको ऑब्जेक्ट पीस। इसमें ऑब्जेक्ट पीस छोटा फोकल लेंथ होता है और आई पीस बड़ा होता है। तो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लेंस लगा हुआ बड़ा और एक यहाँ लगा हुआ छोटा। That is the object piece, ऑब्जेक्ट की तरफ है, और ये हमारे आंख की तरफ है तो आई पीस। और ये आपके लगभग 100 टाइम्स इंक्रीज कराएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर बना के दिखाएगा। ये कितना दिखाएगा? 1 सेंटीमीटर को 10 टाइम्स इंक्रीज करता है। और लास्ट होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट एक्ट्स ऑन द बेस्ड ऑफ वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे काम करता है, और ये आपको लगभग 500 टाइम्स इंक्रीज करके दिखाएगा। कितना? 500। क्लियर? मतलब there are 3 microscope: simple, compound and electron. Simple microscope increase the length of image 10 times by object, compound 100 times and electron microscope 500 times increase करता है। और सब लोग increase करके दिखाते कैसे हैं? क्योंकि वो साइड एकदम को बढ़ा देते हैं। इनके क्या कंडीशन है, क्या डायग्राम्स है, वो जब न्यूमेरिकल